डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सौरभ राजपूत। माई सब्जेक्ट इज़ वर्कशॉप प्रैक्टिस। आज मैं आपको मशीन शॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी एंड स्केच ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन को हम दो पार्ट्स में जानेंगे। नंबर फर्स्ट थ्योरी एंड नंबर सेकंड प्रैक्टिकल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लेथ मशीन होती क्या है, एंड नंबर सेकंड इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, एंड नंबर थर्ड कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेथ मशीन की डेफिनेशन दी गई है। A lathe is machine tool which is used to rotate a workpiece to perform various operations such as turning, facing, knurling, grooving, etc. with the help of tools that are applied to the workpiece. लेथ एक ऐसा मशीनी उपकरण होता है जिसका उपयोग हम वर्कपीस को रोटेट कराने में करते हैं। जो वर्कपीस होता है वो मेटल का बना होता है। इसका उपयोग हम विभिन्न ऑपरेशन कराने के लिए करते हैं, जैसे फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, टेपर टर्निंग आदि। ये जो ऑपरेशन हैं कटिंग टूल की सहायता से किए जाते हैं, जिसमें कटिंग टूल को रोटेट करते हुए वर्क पीस की अपोजिट डायरेक्शन में चलाया जाता है। इसे से आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है एक्चुअल मशीन का। लेथ मशीन कहें तो लगभग एक तरह से अन्य सभी मशीनी औजारों की जन्मदायिनी कहलाती है। अब बात करते हैं हम लेथ मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अगर आप चाहें तो इसे साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा इसका पिक्सल फट रहा है तो साफ़ नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द फंक्शन ऑफ ए लेथ टू रिमूव मेटल फ्रॉम ए पीस ऑफ वर्क टू गिव इन ए डिजायर्ड शेप एंड साइज। इन ए लेथ मशीन द वर्कपीस rotates against the tool. The tool is used to remove material from the workpiece. लेथ मशीन का कार्य जो उसका जॉब कह लो या वर्क पीस कह लो, तो लेथ का कार्य होता है उस जो वर्क पीस से, मेटल के वर्क पीस से अनवांटेड मेटल को रिमूव करके उसे वांछित शेप एंड साइज प्रदान करना होता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आप ये डायग्राम दिया गया है इसका स्केच डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं। जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये जो हमारा है ये हेड स्टॉक हो गया, ये हेड स्टॉक, और ये हमारा है चक। ये एक स्पिंडल की सहायता से हेड स्टॉक से अटैच रहता है। जो हमारा चक है, जो चक है, चक क्या काम करता है, हमारा वर्क पीस को होल्ड करने का काम करता है। ये हमारा वर्क पीस है। एंड देन ये हमारा टूल हो गया, और लास्ट ये हमारा टेल स्टॉक जो वर्क पीस को सपोर्ट दे रहा है। तो अगर हमारा जो जॉब है या कह लो चक है या स्पिंडल है, उसकी जो मूवमेंट है अगर लेफ़्ट साइड होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो हमारा जो टूल होता है वो उसके विरुद्ध कार्य करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा और वहाँ से मटेरियल को रिमूव करेगा धीरे धीरे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फेसिंग चल रही है और ये कुछ स्टेप टर्निंग जैसा ऑपरेशन हो रहा है इस पर।
अब आगे बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो लेथ के प्रमुख भाग इस प्रकार होते हैं, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में। ये कंप्लीट लेथ मशीन है और इसके कौन कौन से पार्ट हैं उनको मेंशन किया गया है। ये स्केच डायग्राम होता है इसका। एक सेकेंड, जैसा कि आप इसमें मशीन में देख सकते हैं। एक सेकंड, इसको जूम करता हूँ। जूम करके थोड़ा सही आएगा, थोड़ा सा सही आएगा, थोड़ा बहुत। इसमें थोड़ा सा इसको मिनिमाइज ही रखता हूँ। हाँ, अब लेथ के 6 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, बेड। जो ये आप ये देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट बेड होता है। एंड देन हेड स्टोक। नंबर थर्ड, टेल स्टोक। नंबर 4, फीड बॉक्स या क्विक चेंज गियर बॉक्स से कहा जाता है, और यह होता है। ये दोनों होते हैं। एंड एप्रिन, ये कवर जो दिख रहा है आपको, ये एप्रिन होता है। एंड ये कंप्लीट मैकेनिज्म होता है, ये कंप्लीट मैकेनिज्म होता है, ये होता है कैरेज। इसको कैरेज बोलते हैं कंप्लीट को। लेथ मशीन के सभी प्रमुख भाग इसके बेड पर लगे होते हैं, जिन पर कैरेज तथा टेल स्टॉक मूव करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बेड। बेड क्या होता है? बेड अभी आपको मैंने बताया, ये जो रोड के अंदर जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये एंड ये यहाँ से यहाँ तक और पूरा ये यहाँ तक, ये होता है हमारा बेड। तो बेड का हमारा क्या काम होता है, कैसे बना होता है, ये हम बता रहे हैं आप। जो बेड है हमारा, ये ढलवा लोहे से बनाया जाता है। ढलवा लोहे को बोलते हैं कास्ट आयरन, क्योंकि यह हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसमें स्वतंत्र ग्रेफाइट होता है, जो कि एक स्नेक का काम करता है। यह कास्ट आयरन का बना होने के कारण वर्क पीस पर कटाई करते समय जो औजार पर लगने वाले बल होते हैं उनको सपोर्ट भी देता है, और इसके अलावा वाइब्रेशन और शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। बेड की दीवारों पर वेस बने होते हैं, जैसे ये हैं बेड की ऊपर की दीवारें हैं, इन पर कुछ मार्क बने होते हैं। बाहर के जो मार्ग हैं ऊपर की तरफ, वो उल्टी वी आकार के होते हैं। एक मार्ग वी आकार का होगा, एक फ्लैट होता है, जिसमें सैडल आसानी से सरक सकता है। अब आप कहोगे सैडल क्या है? तो ये जो लीवर के ऊपर आपको जो ये लाइन दिख रही है, ये सैडल कहलाती है, जो इस पर आसानी से सरक सकती है। यानी ये कैरेज है कंप्लीट, ये इसका नीचे का भाग है, इसको सैडल कहा जाता है। अंदर के मार्गों पर टेल स्टॉक लगा रहता है, जो इसके अब जैसे ये बेड की ये दीवारें हैं, इनके जो अपोजिट साइड में नीचे की तरफ, तो ये टेल स्टॉक हमारा लगा रहता है एक क्लैंप और नट बोल्ट की सहायता से। जो अंदर के मार्ग होते हैं इसके, वो थोड़े फ्लैट होते हैं। दोनों दोनों में से एक मार्ग फ्लैट रहता है, तथा उल्टा वी मार्ग इस पर चलने वाले भागों को सीधी रेखा में चलने के लिए गाइड करता है। जो हमारा वी मार्ग होता है, इस पर चलने वाले भागों को, इस पर चलने वाले जो आपके वे हैं, इन पर जो चलेंगे, जैसे आपका कैरेज है ये कंप्लीट, अब ये वी मार्ग है। अगर आपको इसको लेफ़्ट साइड ले जाना है, राइट साइड ले जाना है, तो इनको
जो वी मार्क बना हुआ है, एक वी शेप का बना है उल्टा, जैसे ये वी है, इस पर ये पूरा कैरेज चलता है। जो ये वी मार्क होते हैं ये पूरे कंप्लीट कैरेज को गाइड करते हैं एक सीधी रेखा में। एंड सेकंड पार्ट होता है इसका हेड स्टॉक। जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा इसका हेड स्टॉक होता है। ये लेथ के बाएं सिरे पर स्थित होता है। हेड स्टॉक का काम वर्कपीस को होल्ड करके विभिन्न गतियों पर घुमाना होता है। स्पिंडल की विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं क्विक चेंज गियर मैकेनिज्म, ये भी हेड से अटैच होती है। जैसे हमारा ये जो चक है, ये इसके बीच में जो लगा हुआ है ये स्पिंडल होता है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म होती है, जो हमारी ये मैकेनिज्म है, ये हमारी हेड स्टॉक पर लगी रहती है। और डिफरेंट शेप एंड साइज टाइप की थ्रेड के लिए जो चार्ट होता है, लीवर होते हैं, वो भी इस पर अटैच रहते हैं। ये लीवर जो आपको दिख रहे हैं ये थ्रेडिंग के काम भी आते हैं। इसमें एक लीवर होता है एंगेज डिसएंगेज का, ये एंगेज डिसएंगेज का होता है, और एक थ्रेड काटने के लिए होता है। एंड चक, जो हमारा चक होता है वो भी हमारा हेड स्टॉक से अटैच होता है। अब बात करते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट की, कैरेज। कैरेज क्या होता है? तो ये जो कंप्लीट आपको हिस्सा दिख रहा है, ये कंप्लीट पोर्शन, ये कैरेज होता है। इसको एक कंप्लीट असेंबली भी कह सकते हैं। कैरेज के मुख्य भाग निम्न प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका सैडल। सैडल अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सैडल क्या होता है। जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये सैडल होती है। ये कुछ इस प्रकार बनी होती है, जैसे आपने, आपका अल्फ़ाबेटिक लेटर होता है एच, उस शेप की बनी होती है, जो बेड के बाहरी मार्गों पर आगे पीछे सरक सकती है। अब ये बेड है, इसकी एक दीवार इधर है, एक दीवार दूसरी साइड है, तो उस पर ये आसानी से सरक सकती है। इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड एंड टूल पोस्ट लगे होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर लगी रहती हैं। ये तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट। इससे ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों प्रकार से चलाया जा सकता है। अभी हम कैरेज के अंदर ही बात कर रहे हैं। अभी जो फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको वो था सैडल। अब इसका बी पॉइंट है क्रॉस स्लाइड, क्योंकि ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। तो क्रॉस स्लाइड हमारा क्या होता है? क्रॉस स्लाइड सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस स्लाइड कौन सा होता है। ये जो आपको व्हील दिख रहा है, ये क्रॉस स्लाइड व्हील होता है। ये सैडल के ऊपर डबटेल मार्क में रहता है। अब डबटेल जैसे आपको अभी दिखाता हूँ मैं आपको डबटेल मार्क। आप फिर डबटेल मार्क पूछोगे क्या होता है। ये जो सैडल के ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये प्लेट नुमा, ये हमारा डबटेल मार्क होता है। ये डबटेल मार्क कंप्लीट, ये तो ये हमारा क्रॉस स्लाइड होता है। ये डबटेल मार्क है हमारा, ये जो आपको देख रहे हैं ये डबटेल मार्क, ये हमारा क्रॉस स्लाइड है। ठीक है। तो आपको अगर आप लिखना चाहो तो साथ के साथ लिख सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो क्रॉस स्लाइड डबटेल मार्क के ऊपर चलता है, जो कि स्पिंडल की लंबवत दिशा में मूव करता है। अब स्पिंडल कौन सा था हमारा? ये इसके बीच में ये चक जुड़ा है, तो ये क्रॉस स्लाइड है हमारा। ये इसकी लंबवत दिशा में मूव करता है। इसकी हेल्प से टूल को स्पिंडल की एक्सिस के लंबवत चलाया जाता है। इसको भी
ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों प्रकार से चला सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेज के अंदर पॉइंट नंबर सी पॉइंट की। सी पॉइंट हमारा कौन सा है? कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट क्या होता है? मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कंपाउंड रेस्ट। ये जो हिस्सा है ये कंपाउंड रेस्ट है, ये व्हील लगा हुआ है, कंपाउंड रेस्ट व्हील है, यहाँ तक कंपाउंड रेस्ट है। यह क्रॉस स्लाइड के ऊपर स्थित होता है। ये हमारा क्रॉस स्लाइड इसके ऊपर ये स्थित है। इसमें 2 साइड स्क्रू लगे रहते हैं, यानी कि इसमें एक नट यहाँ लगा रहता है, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहता है। हाँ, इनका वर्क क्या होता है सेट स्क्रू का, कि इनकी हेल्प से हम इसे किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट का उपयोग वर्क पीस पर टेपर कटिंग के लिए किया जाता है। टेपर तो सुना ही होगा आपने। टेपर कुछ ऐसा होता है। ये हमारा टेपर एक टूल है। जब हम इसको आगे चलाएंगे तो काट ऐसे ही काटता जाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है हमारा? टूल पोस्ट। पॉइंट डी हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या होता है? सबसे पहले आपको दिखाता हूँ टूल पोस्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा होता है टूल पोस्ट। आप इस डायग्राम को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद आपको ईजिली एक एक पार्ट समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट का क्या नाम है और क्या काम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, टूल पोस्ट। टूल पोस्ट ये कंपाउंड रेस्ट आपका, ये अभी मैंने बताया था, ये कंपाउंड रेस्ट है। ये टूल पोस्ट जो होता है कंपाउंड रेस्ट की स्लाइड के ऊपर लगा रहता है। इसका प्रयोग टूल को सही स्थिति में पकड़ने के लिए करते हैं। इसकी जो टूल वो जो हमारा टूल बिट को होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं टरेट टूल पोस्ट। इसमें आवश्यकता अनुसार 4 टूल एक साथ लगाए जा सकते हैं। इसमें हम जो हमारा टूल होता है, टूल जो कंप्लीट होता है उसको 2 पार्ट होते हैं। एक होता है टूल बिट एंड सेकंड होता है टूल होल्डर, तब उसको कंप्लीट टूल कहा जाता है। ये हमारा हाई स्पीड स्टील का बना होता है जो कि उच्च गतियों पर कटिंग करता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। कैरिज के अंदर लास्ट पॉइंट है हमारा एप्रिन। एप्रिन क्या होता है? तो ये जो आप कवर देख रहे हैं ये कंप्लीट यहाँ तक, ये होता है हमारा एप्रिन। ये कैरिज के अंदर जो मैकेनिज्म होती है उसको कवर करता है, जिससे कि हमारे कपड़े आदि ख़राब ना हो या हमारे कपड़े उसमें अंदर फंसे ना, और जो है थोड़ा सा सुंदर भी लगता है। वो अंदर के जो पार्ट को ढकता है ये। उसके कैरिज के अंदर जब लीवर, गियर, क्लच आदि होते हैं तो इनको कवर करने के लिए एक एप्रिन लगाया जाता है। ये इसको एक तरीके से आपने देखा होगा, जैसे हम मशीन शॉप में जाते हैं तो आप एक अपने कपड़ों के ऊपर एक अलग टाइप का कपड़ा पहनते हैं जिसको एप्रिन बोलते हैं। वो क्या है, हमारे जो कपड़े हैं उनको गंदा होने से बचाता है। और जो हमारे कपड़े में कोई इधर उधर, जैसे आप जानते हो कोई कपड़ा इधर उधर से निकल रहा है तो वो मशीन में ना जाए, अन्य किसी उसमें ना जाए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, उससे बचाने के लिए तो एक एप्रिन वो होता है। ऐसे ही इसमें इसको गियर, लीवर, क्लच जो मैकेनिज्म है इनको सुरक्षा देने के लिए एप्रिन लगाया जाता है, जिससे मशीन भी सुरक्षित रहेगी और मशीन को ऑपरेट करने वाला भी सुरक्षित रहता है। क्या क्या मशीन के अंदर एक लास्ट पार्ट और जो हम भूल गए थे वो मैं बताना चाहूँगा, तो टेल स्टॉक। ये जो मैंने बताया था टेल स्टॉक, ये कंप्लीट मैकेनिज्म टेल स्टॉक है, इसको टेल स्टॉक कहते हैं। इसका दूसरा नाम और होता है जिसे हम लूज हेड स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे
क्लैंप की सहायता से कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये बेड के ऊपर स्लाइड कर सकता है और जहाँ विशेष स्थिति में इसको कस भी सकते हैं। ये बेड के अंदर वाले मार्गों पर आगे पीछे सरक सकता है। जो बेड है इसके अंदर इसमें नट बोल्ट की सहायता से आगे क्लैंप मतलब होल्ड होता है। इसके जो प्रमुख दो कार्य हैं वो हैं वर्क पीस को सपोर्ट देना। ये जैसे कोई बड़ा जॉब होता है तो जैसे यहाँ तक गया तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम टेलीस्टोक का यूज़ करते हैं। एंड सेकंड वर्क होता है इसका, जैसे हमें किसी जॉब में ड्रिल करना है तो उसके लिए हम इसे इसमें ड्रिल बिट और रीमर आदि को होल्ड कर सकते हैं। तो ये टेलीस्टोक का वर्क होता है। तो अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं अब इसके चक की। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका चक कहलाता है। ये इसमें हम दो प्रकार के चक यूज़ करते हैं, 3 जॉ चक एंड 4 जॉ चक। 3 जॉ चक को हम एक और नाम से जानते हैं सेल्फ सेंटर्ड चक, एंड 4 जॉ चक का नाम होता है इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं उसको। सबसे पहले हम जानते हैं चक का कार्य क्या होता है। ये जो हमारा चक है इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है कम लंबाई के वर्क पीस और सिलेंड्रिकल शेप के वर्क पीस को मशीन पर आसानी से इजीली होल्ड करने का। तो ये आप देख रहे हो इसमें ये जॉब लगा है हमारा, जिसको हम वर्क पीस बोल रहे थे, ये वर्क पीस है हमारा। तो इसका चक का कार्य होता है कि जो हमारा वर्क पीस है उसको होल्ड करना। अब बात हमने बताया था चक हम दो तरीके के चक यूज़ करते हैं, 3 जॉ चक, एक 4 जॉ चक। 3 जॉ चक का सेकंड नाम है इसका सेल्फ सेंटर्ड चक। अब हम बात करते हैं 3 जॉ चक के बारे में। 3 जॉ चक जैसा कि आप देख रहे हो ये डायग्राम में, ये 3 जॉ चक है। तो आप इनको साथ के साथ इनका बना भी सकते हो स्केच डायग्राम, बहुत इजी है ये, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। अब जो चक की बात करते हैं तो हमारे 3 जॉ चक में 3 जबड़े होते हैं, इसीलिए हम 3 जॉ चक कहते हैं इसे। 1 2 3, ये 3 जबड़े होते हैं 3 जॉ चक के अंदर हमारे। ये हमारा स्क्वायर होता है, यहाँ से हम चक को अंदर या बाहर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारा सेट स्क्रू होता है, यहाँ से हम स्पिंडल के द्वारा इसको अटैच करते हैं। इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि ये जॉब को, एक सेकंड क्या हो रहा है ये।